Hello friends, today we are going to start the PYQ session with Ghatna Chakra, Ghatna Chakra preview. Okay, this video will be in English. As we know, this is Ghatna Chakra preview, so it will be in English language. But I'll try to solve in both language. I'll try to use both language so that we can have more audience and all of you guys can use these lectures. Okay, so this channel is dedicated, I'm sure, like for whoever is preparing for the UPPSC exam right now. they have already they have would have the understanding of theory part or conceptual part, like what is ecology, what is ecosystem, this that वो आप लोग ऑलरेडी आप there's lot of videos which are available on YouTube. You can refer those because I know वही चीज़ को बार बार कराने से कोई बेनिफिट नहीं होगा. क्या होता है कि यूट्यूब पे मैंने बहुत सारे ऐसे चैनल्स देखे हैं जो ऑलरेडी थियरी पार्ट कंप्लीट करा रहे हैं, बट व्हाट आई फील कि थियरी पार्ट ऑलरेडी हम लोग कितने टाइम से वही चीज़ को पढ़ते रहते हैं बट वी नेवर प्रैक्टिस क्वेश्चन. तो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते ना, वो माइंड में हिट नहीं करता, वो एक्टिव रिकॉलिंग नहीं क्रिएट हो पाती, वो पैटर्न नहीं क्रिएट हो पाता जिससे आप वो उस आंसर को रिकॉल कर सके. तो व्हाट आई हैव प्लान्ड कि विल डू PYQs of every particular topic in a single Ghatna Chakra preview. For example, this is the preview of environment and ecology. So we'll try to cover all the PYQs which are given in this PDF or in this preview. So we'll try to cover all of it. And after that, जब इसके पूरे हम लोग सीरीज बाय सीरीज़ कवर करेंगे. लाइक फॉर एग्जांपल अभी घटना चक्र एक एनवायरनमेंट का चल रहा है, तो आई ट्राई टू cover all the PYQs which are given here, plus we'll add a lot of information if needed. और ऐसा लगा कि कुछ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी किसी क्वेश्चन में नहीं आ रही है या थोड़ा डिफ़िकल्ट है, विल मार्क दैट. और उसके लिए फिर हम लोग या तो पॉसिबल हुआ तो वहीं पे अगर टाइम मैनेजमेंट ठीक रहा तो विल ट्राई टू कवर ऑल द एंटायर कॉम्प्रहेंसिव इन अ कॉम्प्रहेंसिव मैनर. विल ट्राई टू कवर ऑल दिस in a single video only. Otherwise we'll make a short video like 30 minutes videos for एक मैं अपने चैनल पे ना I'll create a playlist kind of stuff. तो प्लेलिस्ट में जैसे एक एनवायरनमेंट की प्लेलिस्ट है, तो आपको मान लीजिए 3 से 4 या 5 जितने भी वीडियोस बनेंगे, ये 237 पेजेस हैं इसमें. तो इसमें कुछ पार्ट थियरी का होगा, थियरी को माइनस कर देंगे अगर, तो उसमें से जितने पेजेस होंगे उसमें से जितने PYQs होंगे, चाहे वो MPPSC के लिए हो, UPPSC के लिए हो, छत्तीसगढ़ PSC के लिए हो, राजस्थान PSC के लिए हो, बिहार PSC के लिए हो, तो वो सारे आएंगे. क्योंकि ये PCS वाले जो भी एग्ज़ाम होते हैं ना, एक दूसरे PCS के यूज होते हैं मोस्टली. उस जैसे BPSC का आपको कभी UPPSC में घुमा के पूछ लेगा, या मतलब रिपीट होते हैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चन. तो इसको मैं पूरा पेज बाय पेज कवर टू कवर मैं इसको होलिस्टिकली कवर करूँगी. एंड आफ्टर दैट जैसे ही ये ख़त्म होता है, विल गो फॉर अनदर सब्जेक्ट. और अनदर सब्जेक्ट के लिए कि आपको इसके बाद क्या चाहिए, आई एम डूइंग एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी फर्स्ट. द रीज़न इज़ you guys have already, I think, the polity, the history, this subject is too much prevailing in the YouTube or in the mindset of the aspirant, because ये थोड़े से बल्कि और मेन सब्जेक्ट होते हैं, मेजर सब्जेक्ट होते हैं. तो कोई भी एस्पिरेंट जब स्टार्ट करता है प्रिपरेशन, दे ट्राई टू कवर द हिस्ट्री, पॉलिटी एंड जोग्राफी पार्ट. बट व्हाट वी इग्नोर दिस environment, science and tech, ये सारी चीज़ साइंस, not science and tech, general science only, because in UPSC they ask science and technology, emerging technologies questions, but here this is not the case. तो इसलिए मैं पहले वो वाले सेक्शन कवर करूँगी जिसमें कम मेहनत लगेगी, लाइक लेस एफर्ट, बट आपको उसका एफर्ट कम ज़रूर लगेगा लेकिन आपको उसका बेनिफिट ज़्यादा होगा. दो ये थोड़ा सा कम टाइम लेता है इसको कवर करने में, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, बट स्टिल ये ज़्यादा आपको बेनिफिट दे के जाता है इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चंस, इन टर्म्स ऑफ स्कोर.
तो हमें ये देखना है कि हाउ वी गेट इन टू द लिस्ट ऑफ प्रीलिम्स एग्ज़ाम. इट डजेंट मैटर कि वो हमें कहाँ से क्या मिल रहा है, वी हैव टू फोकस ऑन क्रैकिंग द एग्ज़ाम. तो मैं पहले इन्वायरमेंट कर रही हूँ. आफ्टर दैट आई विल गिव यू अ लिंक ऑफ टेलीग्राम चैनल ऑन दिस वीडियोज़ डिस्क्रिप्शन और द अनदर वीडियोज़ डिस्क्रिप्शन. So you guys join here there. Then I'll create a poll. I'll ask you guys first, what do you want and which type or which next subject should be for you. तो फिर उस अकॉर्डिंग मैं आगे के जो भी हैं सब्जेक्ट कवर करूँगी. सो लेट्स स्टार्ट. एंड सॉरी फॉर वेस्टिंग योर टाइम और समथिंग, बट मैं चाहती थी कि थोड़ा सा क्लियर हो जाए कि हम कैसे इस चैनल के माध्यम से इसको कवर करने जा रहे हैं. बिकॉज़ कोई मतलब नहीं होगा कि मैं आपको सीधा समझा दूँ या सीधा हम लोग इस डॉक्यूमेंट को कवर करने लगे, बट आपको कुछ फ्यूचर का या पास्ट का कुछ मतलब नहीं है, कुछ क्रिएट नहीं हो रहा लिंक. आपको पता होना चाहिए कि अभी हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, सो दैट यू कैन प्लान योर शेड्यूल अकॉर्डिंगली. So let's begin. Okay, so see guys, there is only 11 chapters. Okay, so first is environment and sustainable development, ecology, biodiversity, greenhouse effect and climate change, ozone layer, forest and wildlife sanctuary and biosphere reserve, non-conventional energy, pollution, water conservation and miscellaneous. Okay, and one more thing, I'll cover the miscellaneous topic at the end. Like यहाँ पे तो हम करेंगे, but still there is lot of question which comes from the miscellaneous section, as we have seen the UPPSC exams of prelims. So we'll try to cover all of this in a single video. In the last, after completing all the Ghatna Chakra, I'll complete all this in a single video, other in the 2 or 3 videos, but उसकी एक अलग playlist होगी. पर इसके हम miscellaneous करेंगे, but there is other miscellaneous topics as well जो इन core subjects में नहीं आते हैं. For example, sports हो गया या कुछ superlative degrees वाले हो गए, most, first, ये सारे क्वेश्चंस जो आते हैं तो वो कुछ करंट के हो गए. तो विल कंपाइल इन अ सिंगल प्लेलिस्ट, तो उसका अलग करेंगे. सो ओके, लेट्स डिग अप इनटू इट. ओके, एज वी नो, आपने ये सारी थियरी आपको पता होगी और नहीं भी पता होगी थोड़ी बहुत, अगर कन्फ्यूजन भी है ना, एज वी गो फॉरवर्ड इन दिस PYQs, आपको ऐसे ही याद हो जाएगा. क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आप करते जाओगे ना, आपको ऐसे ही पूरा का पूरा ये याद हो जाएगा. आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि हाउ विल आई डू, हाउ शुड आई डू. सो डोंट थिंक. आप पहले मेरे साथ सारे PYQs कर लो. PYQs करने के बाद आप बस एक गो थ्रू कर लेना इन थियरी को, क्योंकि जो PYQs है ना उसी के आंसर्स को मिला के ये थियरी का पार्ट लिखा गया है. दिस नॉट समथिंग न्यू काइंड ऑफ स्टफ which is written here. Okay, so the first question is here. Let's start our PYQ session. Basic questions. Okay, assertion and region वाले question है ये. तो first assertion is sustainable development is important for well-being of human society. Okay, this is very normal fact एज वी नो कि हाँ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ज़रूरी होता है ह्यूमन सोसाइटी के लिए. अब रीज़न इसका कहता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज़ अ काइंड ऑफ डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स. ओके, अब हम बहुत सारे बच्चों को ऐसा कन्फ्यूजन आता है या मोस्टली उनसे आता कि ये क्वेश्चन गलत हो जाता है बिकॉज ऑफ द फॉर्मेट ऑफ असर्शन एंड रीजन. सो आपको कुछ नहीं करना. आपको पहला फर्स्ट स्टेप, आप दोनों असर्शन एंड रीजन को सेपरेटली पढ़ें, देखें वो सही है या गलत है. अगर उनमें से एक गलत है तो आपका नॉर्मली आंसर वैसे ही आ जाएगा, इन दोनों में C and D में आ जाएगा. ओके, बट इन केस आपका लाइक आपको लग रहा है कि दोनों सही हैं, तो फिर आपको क्या करना है, आपको जस्ट बिकॉज शब्द को जोड़ देना है. आपको पहली स्टेटमेंट को रीड करना है, उसके बाद बिकॉज वर्ड लगाना है, देन
आपको क्या करना है, रीजन पढ़ना है। और अगर ये दोनों कंपैटिबल हैं एक दूसरे के साथ तो आपको ए के साथ ही जाना है। ओके, सो लेट्स ट्राई दिस ट्रिक इन दिस क्वेश्चन फर्स्ट। ओके, आफ्टर दैट यू विल गेट इट, और फिर इसके बाद इतना टाइम नहीं जाएगा आपका, सो डोंट वरी। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट्स व्हाई आई एम लाइक making you understand the concept or the format of this question. After that you will get it and बहुत तो फिर टाइम नहीं जाएगा, सो डोंट वरी। तो इसका पहला असर्शन ये था ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज इम्पॉर्टेंट फॉर वेल बीइंग ऑफ द ह्यूमन सोसाइटी because sustainable development is a kind of development that meets the need of the present without compromising the ability of future generation to meet their own needs. Okay, तो यहाँ पे because जो हमारा है वो बहुत सही बैठ रहा है, इसलिए हम जाएंगे ऑप्शन ए के साथ, बिकॉज इट इज सेइंग बोथ ए एंड आर द ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ओके, अब मैं ये है ये पार्ट है, आई नॉट मेकिंग यू अंडरस्टैंड व्हेन इट इज़ लाइक वेरी नॉर्मल, और जो भी है लिखा हुआ है एक्सप्लेनेशन वो ऑलरेडी इस क्वेश्चन के माध्यम से आप समझ चुके हैं। सो नो नीड टू वरी कि मैम ने या आप मुझे कुछ भी अप्रोच कर सकते हैं तो ये नहीं समझाया, तो इसका समझ यहाँ पे ज़रूरत होगी, या जहाँ पे इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन कुछ डिफरेंट होगा या कुछ न्यू या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगी, सो डोंट वरी आई विल कवर। बट जहाँ पे सेम दूसरे शब्दों में लिखा है, सो नो नीड टू वेस्ट योर टाइम हियर, देयर इज लॉट ऑफ स्टफ टू डू। ओके, एज वी नो देयर इज नॉट मच टाइम वी हैव इन आवर हैंड फॉर द यूपीपीएससी प्रीलिम्स, सो ठीक है। सो दूसरा क्वेश्चन किसके बारे में, हमको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर सेट करना है। अब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर सेट करना है, पहले तो आप देखिए रियो अर्थ समिट, जो कि हमें पता है रियो अर्थ समिट कब हुई है, 1992। ओके, 1992 में हुई है। पब्लिकेशन ऑफ ब्रिटलैंड कमीशन रिपोर्ट कब आई थी, 1987 में आई थी। ओके, इन्फोर्स ऑफ द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया था अपना 1987, सॉरी 1987, एंड इसको थोड़ा आप मार्क कर लें या आप एक सेपरेट नोट्स बना लें जहाँ पे आप लिख सकें कि कौन सी चीज़ कब आई, मतलब नॉट मैं सभी में स्टार्ट का नहीं बोलूँगी, बट फॉर योर रिकॉलिंग और फॉर योर क्विक रिविजन बिफोर द एग्ज़ाम यू कैन राइट सम पॉइंट्स इन योर लाइक A4 शीट, कि आपको जैसे लास्ट में, क्योंकि लास्ट में आप पूरी घटा चक्र नहीं रिवाइज करेंगे, नोबडी डू दिस, तो आपको कुछ वो पॉइंट्स कलेक्ट करके जाना है, माइंड में रिकॉल करके जाना है बिफोर द एग्ज़ाम, कि जो आपको लगे कि ये बहुत स्कोरिंग है या बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, और जो आपको लगे कि इसको ये मैं भूल सकता हूँ और इसका भूलना मेरे लिए ज़्यादा कॉस्टली हो सकता है इन द एग्ज़ाम सेंटर। सो आप इसको याद करें, इन्फोर्समेंट ऑफ द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। एंड द फोर्थ, पब्लिकेशन ऑफ द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट। ओके, पब्लिकेशन टू द लिमिट टू द ग्रोथ रिपोर्ट, इसको थोड़ा सा माइंड में सेट करने की कोशिश करें आप जैसे जैसे पढ़ रहे हैं। 1989। ओके, सो इसको एक बार रिकॉल करते हैं। आप थोड़ा सा मैं कुछ क्वेश्चंस में ही करूँगी ताकि आपको थोड़ा सा माइंड में वो हो जाए कि हाँ थिंग्स आर गोइंग गुड, आपको याद हो रही चीज़ें, बाकी तो फिर आप यू विल गेट इट। चलिए, अब माइंड में आप रिकॉल कीजिए, रियो अर्थ समिट कब हुई थी 1, ओके, यू गेट दिस, 1992। ओके, नाउ रिकॉल ब्रिटलैंड कमीशन रिपोर्ट कब आई थी, ट्राई टू रिकॉल इट, स्नैप योर माइंड, ट्राई टू रिकॉल इट। 1, 2, 3। ओके, it came on I think 1987। okay, Montreal Protocol report और द Montreal Protocol, ये सबसे इम्पॉर्टेंट जैसा मैंने बताया स्टार मार्किंग है, तो ये आया था हमारा 1987। ओके, द लास्ट बट द नॉट द लीस्ट, it was came on 1988।
69. Okay, you get this? Okay. Next question is here. Okay. Next question is about, and the second thing, आपको लगता है कि आपको चारों नहीं याद आ रहे हैं, या चारों आपको लगता है कि भूल रहे हो आप, तो इन चारों को लिख लो, नो इशू, आप लिखो, क्योंकि ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आई थिंक थियरी पार्ट में नहीं कंप्लीट होती, तो ये आपको रिकॉल करने के लिए बेहतर एक टूल बन जाएगा। आखिरी टाइम पे आपने लिस्टिंग कर रखी है तो आपने तुरंत अपनी A4 शीट्स उठाई, उसको इकोलॉजी में मान लीजिए मुश्किल से मुश्किल आपको फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें मोर देन 200 पेजेस हैं इस घटना चक्र में, तो हार्डली आपका 10 to 15 पेजेस होगा, उसमें आपकी लिस्टिंग हो जाएगी। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे आई मेक यू अंडरस्टैंड कि जहाँ पे आपको स्टार लगाना, और जहाँ पे भी मैं स्टार लगाने का बोलूँ या इंपॉर्टेंट बोलूँ, प्लीज़ आप उसको थोड़ा सा आप उस A4 शीट में लिख लीजिए। तो जब भी आप क्लास अटेंड करें, प्लीज़ आप अपने पास एक रजिस्टर और A4 शीट और एक पेन लेके बैठें। ऐसा नहीं कि आप पैसिवली स्टडी के लिए सोचा, आप बेड पे लेटे हुए हैं और आप कोई इशू नहीं है, आप बेड पे लेटे हुए भी देख सकते हैं, बट द थिंग इज आपको या वो चीज़ ना आपको लगेगा कि आपने स्टडी कर ली है, 1 घंटे का लेक्चर कर लिया, 2 घंटे का लेक्चर कर लिया, बट वो इल्यूज़न होगा, क्योंकि आपको लगेगा कि आपने स्टडी कर ली है, लेकिन आपको ना रिकॉल करेंगे ना जब आप थोड़े दिन बाद या कोई टेस्ट सीरीज में आप टेस्ट दे रहे होंगे, तब आप रिकॉल करने की कोशिश करेंगे ना, तो आप उसको रिकॉल कर नहीं पाएंगे, बिकॉज वो आपने पैसिवली एब्जॉर्ब किया था। अगर आप उसको एक्टिवली अंडरस्टैंड करते किसी वीडियो लेक्चर को, या आप टेबल चेयर पे बैठे, टेबल चेयर में नहीं बैठना तो आप बेड पे ही बैठ के सिर्फ आप पेन पेपर लेके आप उसको अकॉर्डिंगली लिखते जा रहे हैं, जहाँ जहाँ पे आपको लग रहा है कि लिखना चाहिए ऐसा कुछ, तो आप थोड़ा सा एक्टिव होके काम करें तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए चीज़ें याद रहेंगी। एंड sorry for taking your time, because this is a first session, so I'm trying to say all the things which are necessary for upcoming videos as well. So the third question is, the discussion on the sustainable development was started after submitting a report on the environment to United Nations in 1987. तो उस रिपोर्ट का नाम क्या है? तो पहली चीज़ आपको ये देखना है, आपको SDG ठीक है, पहले तो आपको पता है कि SDG 17 है, तो इनको तो याद करना, जो कि मैं आगे चल के आपको याद करा दूंगी, अभी आएंगे। ओके, फिर इसकी हिस्ट्री, हाउ इट केम, एजेंडा 21, और ये मतलब SDG कैसे आए, ओके, ये पता करना पड़ेगा, इसकी हिस्ट्री। तो उसकी भी कोई टेंशन नहीं है, एज विल गो फॉरवर्ड इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो आपको इससे रूबरू करवा देंगे। आपको कोई मतलब डोंट वरी कि आपका ये अभी ये नहीं हुआ, ये कैसे आ गया, क्योंकि आप, मेरा क्या फंडा होता है कि जब आप थ्योरी पढ़ते हैं ना, तो आप बिल्कुल पैसिवली पढ़ते हैं, आप बस रीड करते हैं और आपको लगता है हो गया कवर। हम नहीं ध्यान देते हैं PYQs पे। हमको क्या करना चाहिए, पहले PYQs कर लेने चाहिए। आई एम नॉट सेइंग सबका अलग सेम होता है, बट मुझे ऐसा लगता है ये इफ़ेक्टिव ज़्यादा हो जाता है जब आप PYQs पहले करते हैं। PYQs में आपको इम्पॉर्टेंट सेक्शन पता चल जाता है, या आपको आधे से ज़्यादा मतलब 95% चीज़ें आपको ऐसे ही याद हो जाती हैं PYQs करते करते, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे PYQs हैं। आप सारी घटना चक्र को मिला लेंगे तो देयर इज़ लॉट ऑफ PYQs एंड क्वेश्चंस टू प्रैक्टिस। तो आप उन सबको ही कर लेंगे ना, तो आपको सिर्फ 1 दिन लगेगा आपको सारी की सारी थेरीज़ को कवर करने में, बिकॉज थेरीज़ में कुछ है ही नहीं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये लिखी हैं 4 रिपोर्ट्स, ओके, तो इन चारों रिपोर्ट में क्या करेंगे, अब थेरी पार्ट में अब कहाँ पे क्या लिखा जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल इन चारों रिपोर्ट का वो लोग क्या करेंगे, उठाएंगे और थेरी पार्ट में डाल देंगे। जो भी एक्सप्लेनेशन होगा पर क्वेश्चन का, वही चीज़ें जाके लिखी जाती हैं आपके थेरी पार्ट में। सो डोंट वरी अबाउट दिस एंड मेक योर सेल्फ टू स्टडी ऑल दिस इन अ कम्प्रहेंसिव मैनर, और एक्टिवली, है ना, ऐसा नहीं कि बस लेटे पढ़ाई किए जा रहे हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, ऐसा नहीं करना। तो इसका क्या था, हमारी रिपोर्ट थी आवर कॉमन फ्यूचर, ओके। तो आप अपने मन में रिकॉल कीजिए, जो SDG था
उसके लिए जो यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट थी 1987 वाली, उसका क्या नाम था? आवर कॉमन फ्यूचर। अब यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं आवर कॉमन फ्यूचर, ये जो और एक नाम से जानी जाती है, जैसे हमने पहले पढ़ा था ना, वही आवर कॉमन फ्यूचर, और ऑल्सो नोन एज ब्रुटलैंड रिपोर्ट। अब ब्रुटलैंड रिपोर्ट किसने निकाली थी? दिस इज द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, WCED ने 1987 में ब्रुटलैंड कमीशन रिपोर्ट और कॉमन फ्यूचर निकाली थी। ओके, अब एनवायरनमेंट किस चीज़ से रिलेटेड है? आपको पता है कि हमारे चारों ओर सजीव या निर्जीव, बायोटिक या एबायोटिक, जो भी चीज़ है वो सब एनवायरनमेंट का पार्ट है। सो लेट्स रीड द नेचुरल वर्ल्ड ऑफ लैंड वाटर एयर, natural world of land, water, air and animals that exist around it. Okay, this is correct. The sum total of conditions which around the human beings at a given point of time. This is also correct. The interacting system of physical, biological and cultural elements which are interlinked. Okay, this is also correct. So what will be the answer? All of the above. ओके, जब आपको लगे कि एक से ज़्यादा स्टेटमेंट सही हो रही हैं, फॉर एग्जांपल आपने देखा ये क्वेश्चन, तो आपके माइंड में आपको ये नहीं, आपको कोशिश करना है एग्ज़ाम सेंटर में कि कम से कम समय पे मैं एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करूं और आगे बढ़ूं। ओके, दिस इज़ द आवर एजेंडा फॉर द एग्ज़ाम्स। ओके, तो अगर आपने देखा ये क्वेश्चन का, आपने पहला पढ़ा, अब पहला पढ़ने के बाद आपको लगा ओके दिस इज़ करेक्ट, ओके, नेक्स्ट आपने जैसे ही पढ़ा यू गेट दिस राइट, और आपको नहीं, आपको अगले क्वेश्चन अगले वाले पे पढ़ना, मे बी इसमें अभी तो 3 ऑप्शन है, किसी में 4 ऑप्शन रहते हैं, किसी 5 ऑप्शन रहते हैं, तो आपको ये सब नहीं पढ़ना। जैसे ही 2 ऑप्शन चाहिए हो ना, यू हैव टू जस्ट क्लिक ऑल ऑफ द अबव और आगे बढ़ जाना, क्योंकि आपको क्या मतलब, आपको थर्ड ऑप्शन आप पढ़ोगे उसमें टाइम वेस्ट होगा, बिकॉज अगर एक से ज़्यादा क्लियर है आपको तो ऑल ऑफ द अबव ही आंसर होगा फॉर श्योर। ओके, चलिए अब इसमें देखते हैं कि कुछ ऐसा जो आपको अपने नोट्स में ऐड करना चाहिए, या तो नोट्स में नहीं भी ऐड करना चाहिए ना, तो आपको इसको देख के रट लेना चाहिए यहीं पे, क्योंकि आप कितनी नोट्स बनाएंगे, नोट्स बनाते बनाते ना तो फिर आप नोट्स ही बनाने में रह जाएंगे। आपको बस देखना है कि कैसे आप क्लास में ही उसको पूरा का पूरा कवर कर लेते हैं। ओके, एनवायरनमेंट एक फ्रेंच वर्ड से आया है, एनवान, उसका मतलब होता है सर्कल और सराउंड। ओके, ये बहुत वेरी ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, हमें पता हुआ है, हम ये इसकी पूरी डिटेलिंग हमने इसके क्वेश्चन से समझ ली है। अब हमें क्या देखना है कि एज डिफाइंड इन द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, एनवायरनमेंट इंक्लूड्स वाटर, एयर, लैंड एंड द इंटर रिलेशनशिप विच एग्जिस्ट among and between water, air, land, human beings, other creatures। तो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर दे रखी है इसकी क्या डेफिनेशन और कुछ नहीं है कि जो भी बायोटिक, एबायोटिक एलिमेंट्स हैं जो ह्यूमन बीइंग से इंटरेक्ट करते हैं एट अ गिवन पर्टिकुलर टाइम, तो वो एक एनवायरनमेंट कहलाता है। इकोलॉजी, ओके, इकोलॉजी कहलाती है वो, क्योंकि वो जब आप एक एबायोटिक या बायोटिक फैक्टर किसी ह्यूमन बीइंग से इंटरेक्ट करता है तो वो क्या बन जाता है, एक इकोसिस्टम क्रिएट हो जाता है वहाँ पे, है ना, और इकोसिस्टम की स्टडी को इकोलॉजी कहते हैं। ओके, सिंपल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन। ओके, सो इसका हम क्वेश्चन खत्म है यहीं से। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। अब हमको एक लॉजिकल गेस लगाना है। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन है ना, और क्वेश्चन एनवायरमेंट से कनेक्ट होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ऑफ कोर्स। एयर कंडीशनिंग होती है, यूज़ ऑफ पेपर बैग्स होता है, बट यू गेट दिस, ये पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, ये सारी चीज़ें कहाँ से आ गई एनवायरनमेंट में। दिस इज रेयर फॉर दिस क्वेश्चन,
तो हमको एक यहाँ से लॉजिकल गेसिंग क्या कौन सी मिली जो हमें आगे भी यूज करना है, ऑड वन आउट। ओके, जहाँ पे भी आपको क्वेश्चन लगे कि आपका नहीं पढ़ा है, आपको नहीं आ रहा, तो बस आपको ये टेक्निक लगानी है ऐसे क्वेश्चनों में, ऑड वन आउट की। तो इससे क्या होगा, ऑड वन आउट से कि आपको अगर लगता है कि 3 ऑप्शंस ऐसे हैं जो किसी एक तरफ इशारा कर रहे हैं और एक अलग है, यू गेट दिस, यू गॉट द आंसर, सो नो वरी। अब आया नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट वॉज इनैक्टेड। अभी हमने पढ़ा एक प्रीवियस क्वेश्चन के डिटेलिंग में, विच इज़ 1986। इसको आप रट लीजिए दिमाग में, है ना। कुछ एक्ट आएंगे जिसमें आपको स्टार मार्किंग आई डू, तो आप उसको रट लेना। द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट प्रिजर्वेशन एंड फॉर प्रिजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरमेंट वॉज पास्ड बाई द गवर्नमेंट। सेम क्वेश्चन, देखा घुमा फिरा के आप उनने फिर से पूछा, फिर से ये क्वेश्चन आया विच इज़ 1986, फिर से ये क्वेश्चन आया विच इज़ 1986। डिड यू सी हाउ मेनी टाइम्स अ क्वेश्चन इज लाइक रिलेटेड। अब इस पे एनवायरमेंट इज कंपोजिट स्टेट ऑफ, अब आपको मे बी फॉर एग्जांपल आपको ये नहीं आ रहा, चलिए कोई बात नहीं, हम दूसरा ऑप्शन देखते हैं। बायोटिक आपको पता है, एबायोटिक आपको पता है। जैसे ही ये दोनों ऑप्शन आपको आए, यू गेट योर आंसर हियर, ऑल ऑफ द अबव। आपको झंझट ही नहीं तीसरे ऑप्शन पढ़ने की, है ना। ओके, अब ये क्वेश्चन है, जनरली एनवायरनमेंट कैन बी क्लासीफाइड एज फॉलोइंग कैटेगरीज। उसमें से एक है जो नहीं होता है उसमें, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं, जैसे नीचे से पढ़ना शुरू करते हैं। बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट होता है क्योंकि जीव, निर्जीव, सजीव। ओके, कल्चरल एनवायरनमेंट होता है, फिजिकल एनवायरनमेंट हमने पढ़ा ऊपर, फिजिकल ये देखिए, फिजियोग्राफिक फैक्टर्स होते हैं तो फिजिकल एनवायरनमेंट भी होता है। बट हियर इज द ऑड वन आउट टेक्निक विल वर्क, विच इज ऑपरेशनल एनवायरनमेंट। व्हाट डज इट मीन, हाउ इट केम, फ्रॉम वेयर इट केम, ये तो हम डेफिनेशन में पढ़ा, बट ये महाशय कहाँ से बीच में आ गया, तो दिस इज ऑड वन आउट। ओके, अब थोड़ा सा हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे कि फिजिकल इन सब में क्या डिफरेंस होता है। मे भी आगे चल के इनमें डिफरेंस पूछ रहे हैं। जनरली एनवायरनमेंट कैन बी क्लासीफाइड फिजिकल, कल्चरल एंड बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट। फिजिकल एनवायरनमेंट क्या कहता है कि वो इंक्लूड करता है लैंड फॉर्म्स को, वाटर बॉडीज़ को, क्लाइमेट, सॉइल्स, रॉक्स, मिनरल्स। बायोलॉजिकल क्या करता है, बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट इंक्लूड्स प्लांट्स, जिसमें जो बायोलॉजिकल हो, मतलब जिसमें जान हो थोड़ी, है ना, जिसमें जान हो, जिसमें एक लाइवलीनेस हो, वो सारी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सारी चीज़ें। अब कल्चरल एनवायरनमेंट क्या है, कल्चरल एनवायरनमेंट करता है मैन मेड फीचर, बिकॉज कल्चर है। अब कल्चरल एनवायरनमेंट में कल्चर आएगा। अब कल्चर कौन बनाता है, एनिमल्स का तो कल्चर नहीं है, कल्चर तो ह्यूमन बींग्स का होता है, हमारा होता है, हमारी सोसाइटी में जो हम क्रिएट करते हैं, तो वो मैन मेड होता है, इकोनॉमिकल होता है, सोशल होता है, पॉलिटिकल होता है, ये सारी चीज़ें, है ना। सो आप इस पर क्लियर है। सस्टेनेबल, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, दिस इज क्रेजी। Sustainable development is a matter of intergenerational sensibility in respect of the use of। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमें जो कहा जाता है कि आपको हर चीज़ का यूज़ सस्टेनेबली करना है। फॉर एग्जांपल, आपको ग्रोथ भी दिखानी है अपनी इकोनॉमी में, लेकिन ऐसा भी नहीं करना कि आपको सारे रिसोर्सेज आप इसी जनरेशन के लिए यूज कर रहे हो टू जस्ट मेक श्योर द ग्रोथ ऑफ जीडीपी। आपने पिछली जनरेशन की, अगली जनरेशन के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं, तो वो सस्टेनेबली डेवलप नहीं होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं कहलाएगा। हमें डेवलपमेंट भी करना है बट सस्टेनेबली करना है, ताकि हमारी जनरेशन तो वो ग्रोथ को विटनेस करे ही करे, लेकिन अगली जनरेशन के लिए भी हम वो तोहफा छोड़ के जाएं जो गॉड ने हमको दिया है ना। तो दिस इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब यहाँ पे आप देखिए 4 ऑप्शन, सोशल, इंडस्ट्रियल एंड मटेरियल।
लेकिन यहाँ पे नेचुरल रिसोर्स है। गॉड ने मटेरियल, सोशल रिसोर्स हमने खुद बनाए, इंडस्ट्री हमने खुद क्रिएट की है, मटेरियल रिसोर्सेज हमने खुद उसको, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी चीज़ को हमने मैन्युफैक्चरिंग की है, वो सब तो हमने खुद किया, मैन मेड, बट दिस इज़ नेचुरल, है ना। जो हमें गॉड से गिफ्ट मिला है उसको हमें अगली जनरेशन तक के लिए छोड़ के जाना है, एंड इस जनरेशन में भी वो ग्रोथ विटनेस करनी है सस्टेनेबली। सो आंसर विल बी नेचुरल रिसोर्सेज, द फर्स्ट। ओके, हियर अब यहाँ पे हम कुछ स्टार मार्किंग करेंगे जो कि मुझे इम्पॉर्टेंट लग रहा है। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, UNCED, जो कि which define it as development that meets the need of the present generation की need, क्योंकि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट की परिभाषा उसको फिर से बता रहा है, विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर नीड्स। ओके, ठीक है। अब हमें क्या देखना है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक ये क्वेश्चन बन सकता है कि ये जो टर्म है वो कहाँ एक्सप्लेन की गई थी फर्स्ट टाइम। दिस टर्म वॉज एक्सप्लेन्ड इन WCED, वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंटल डेवलपमेंट। ठीक है, आप इसको लिखिए अपने सीट में कि WCED ने एक्सप्लेन किया है कौन सी टर्म को, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को। ये सब हमने पढ़ रखा, ओवर कॉमन फ्यूचर, एजेंडा 21। एजेंडा 21 क्या है? एजेंडा 21 1992 में हुआ था, रियो समिट जैसे हमें पता था, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 1972 में हुई थी, उसके स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के 20 साल बाद एक अर्थ समिट हुई थी 1992। ठीक है, अर्थ समिट को ही आप कभी कंफ्यूज ना हो, अर्थ समिट को ही रियो डिक्लेरेशन कहते हैं। तो अर्थ समिट में सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज अ प्रोमिनेंट इशू। अर्थ समिट में हमने एजेंडा 21 किया। एजेंडा 21 के बाद, जैसे एजेंडा 21 तो हो गया 1992 में, उसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट की फील्ड में एक जोहान्सबर्ग समिट हुई थी। आप अपने माइंड में ये क्रिएट करें, जैसे जैसे मैं बोलती जा रही हूँ। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुई थी 1972। ओके, 1972। ठीक, अब इसके बाद क्या हुआ, 1992 में अर्थ समिट हुई, उसको हम रियो डिक्लेरेशन भी बोलते हैं। ठीक, ऐसे ही आपको माइंड में थोड़ा सा बनाना है। रियो डिक्लेरेशन हुआ, फिर इसके बाद 1992 में ही आपको, सॉरी थोड़ा सा ही पेंसिल सही से वर्क नहीं कर रही, 1992 में एजेंडा 21 हुआ। आफ्टर दिस व्हाट वी हैव विटनेस्ड, जोहान्सबर्ग समिट हुई। इस पे जैसे आ जाए क्वेश्चन, जोहान्सबर्ग समिट इज़ रिलेटेड टू व्हाट, तो आपके माइंड में हिट करना चाहिए उसी टाइम कि दिस इज़ रिलेटेड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके, हो गया हमारा, यहाँ तक पढ़ लिया था हमने। द यूनाइटेड नेशंस ने जैसे बताया 17 या 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट बना है, उनका कब तक उन्हें पूरा होना है, 2030 तक। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स, इसका इंडेक्स भी होता है, हमें ये भी तो देखना है कि ये सारे सस्टेनेबल कैसे वर्क कर रहे हैं, कितना लोगों ने सही से इसके गोल को अचीव करा है, कंट्रीज़ ने। has also been initiated to measure the progress made by the different nations in direction of achieving these goals. Importantly, India was ranked 120 out of 165 in Sustainable Development Index 2021. But अभी आप अपनी मेमोरीज को मत भरें, दिमाग की मेमोरी को मत भरें, बिकॉज देयर इज़ लॉट ऑफ स्टफ टू रिमेंबर। आप इसको ना पढ़ें, मैं जब एक इकट्ठा चक्र के बाद जब मैं करंट अफेयर की सीरीज़ लेके आऊँगी, बिफोर योर आई विल मेक श्योर कि थोड़ा सा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उसकी करंट अफेयर सीरीज ला के उनको कवर कर दूँ, तो ये सारी रैंकिंग उसमें कर लेंगे। ठीक है, अभी उसको, क्योंकि ये बहुत पुराना है, 2021, वी आर ऑन 2024।
डजंट मैटर, क्या ही करेंगे आप दिमाग की मेमोरी को भर के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ ब्लू कार्बन? दिस इज़ फ्रॉम यूपीएससी। आई नो मोस्ट ऑफ द पीपल आर who are preparing for UPSC now after prelims they got their result, और थोड़ा सा जिनका नेगेटिव साइड में आया है तो मोस्टली वो बच्चे ज़्यादा इसमें आए हैं। पर आई नो भले ही उनका नेगेटिव साइड में आए डजंट मीन दे डोंट हैव नॉलेज, दे हैव वेरी गुड नॉलेज ऑफ दिस। सो आप जो UPPSC वाले हैं ना उनको भी थोड़ा कॉन्सेप्चुअली थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। आई नो रट्टाफिकेशन होता है UPPSC में ज़्यादा, बट आपको आप UPSC वाले भी साथ में आपके फाइट करेंगे फॉर दिस प्रीलिम्स। एंड जैसे आपको रट्टाफिकेशन आपका लाइक मेन होगा, आपकी स्ट्रेंथ होगी, तो कॉन्सेप्चुअल स्ट्रेंथ UPSC वालों के पास है। तो अब वैसे क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे आगे चल के, अब पूछे जाने लगे हैं। तो आप थोड़ा सा दोनों साइड के लोग जो UPSC वाले हैं वो थोड़ा सा फैक्चुअल लर्निंग को ज़्यादा महत्व दें, और जो UPPSC वाले हैं वो थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल लर्निंग में थोड़ा बहुत चाहे, ज़्यादा डीपर जाने की ज़रूरत नहीं है जितना UPSC के लिए हम जाते हैं। सो डोंट वरी। चलिए अब हम इसको रीड करते हैं। पहला ऑप्शन कार्बन कैप्चर्ड बाय ओशियन एंड कोस्टल इकोसिस्टम। आपको माइंड में क्या हिट करा जैसे ही आपने ब्लू पढ़ा? जस्ट थिंक, आपको रटना ही नहीं पड़ेगा। ब्लू क्या होता है? ब्लू है पानी। ओके सॉरी ओके। तो ब्लू से आपको याद आता है वाटर। ओके, वाटर कहाँ होता है? ओशियन। ओके, ओशियन एंड कोस्टल इकोसिस्टम आपने जान लिया, पर स्टिल हम पढ़ लेते हैं कि क्या ब्लू कार्बन से हमें कुछ और मे बी कुछ कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट तो नहीं है किसी ऑप्शन में। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन इन फॉरेस्ट बायोमास एंड एग्रीकल्चर, नो। ओके, कार्बन कंटेन्ड इन द पेट्रोलियम नेचुरल गैस, नो। कार्बन प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर, नो। हमें हमारा आंसर मिल गया। अब इसका थोड़ा सा हम डिटेलिंग पढ़ेंगे बिकॉज इट्स इम्पॉर्टेंट। ब्लू कार्बन इज सिंपली द टर्म कार्बन कैप्चर्ड बाय द वर्ल्ड ओशियन एंड कोस्टल इकोसिस्टम। Sea grasses, mangroves and salt marshes along coast capture and hold carbon acting as a something called carbon sink। मतलब ये जो सी ग्रासेस होते हैं, मैंग्रोव्स होते हैं, ये सारे क्या होते हैं, जो भी एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है कार्बन डाइऑक्साइड, उसको सिक्वेस्ट्रेशन उसका अपने अंदर कर लेते हैं, उसको सिंक कर लेते हैं ना, ताकि थोड़ा सा एटमॉस्फेरिक बैलेंस बना रहे। द कोस्टल सिस्टम दो मच स्मॉलर इन साइज देन द प्लैनेट्स फॉरेस्ट sequester this carbon at much faster rate। ओके, सो आपने समझ लिए जो समझना था, इतना ज्ञान नहीं रखना अपने को, हमें सिर्फ पेपर निकालना है बस प्रीलिम्स मेंस के लिए। फिर तो मेंस इज समथिंग विच इज सब्जेक्टिव, व्हाट आई फील। आपके पास मटेरियल में 15 चीज़ें हैं, 15 पॉइंट आपको लिखने साथ हैं वहाँ। अब उन साथ में से आपको जो जल्दी याद होते हैं, आपको जो ज़्यादा याद है, जिससे जो आप रिकॉल कर पा रहे हैं, आपको वो लिखना है। बट हियर आपके लिए 100 क्वेश्चन है, तो उस बगल वाले के लिए भी 100 क्वेश्चन है, उसके बगल वाले के लिए भी 150 क्वेश्चन है। तो अब उन सब को वही 150 क्वेश्चन से डील करना है, तो देयर इज़ नो सब्जेक्टिविटी। सो यहाँ पे हमें ज़्यादा प्रिसीजन बेस्ड स्टडी करनी पड़ेगी ताकि हम एटलीस्ट 125 के ऊपर ला सकें। ओके, हमारा गोल तो 140 होना चाहिए, बिकॉज कट टू कट नहीं हमेशा प्रिपेयर करना चाहिए। सेविंग एनर्जी एंड अदर रिसोर्सेज फॉर द फ्यूचर विदाउट सेक्रीफाइसिंग पीपल्स कंफर्ट इन द प्रेजेंट। अब तो आप प्रो हो जाएंगे कि भाई फ्यूचर के लिए बचाना है, लेकिन अभी के लोगों को भी कंफर्ट देना है। सेविंग एनर्जी, ठीक है। तो हमें क्या याद आ रहा है, ये पूरी की पूरी डेफिनेशन है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। सो यू गॉट दिस आंसर। अब आपको क्या देखना है, आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स याद करने हैं। आपको मैं थोड़ा सा एक होमवर्क दूंगी, 17 हैं। मैं ये नहीं कह रही आप खुद से याद करो, बट आई एम ट्राइंग टू से कि आप एक बार पहले उसे रीड करो, सारे 17 गोल्स रीड करो और अपने आप से उनमें एक लिंक ढूंढने की कोशिश करो। अगर आपने 17 में से एक दिन में 5 भी याद कर लिए ना, आई एम प्राउड ऑफ यू। ओके, यू शुड बी प्राउड ऑन योर सेल्फ। क्योंकि ये थोड़ा सा बीच में कन्फ्यूजिंग है, स्टार्टिंग के बहुत ईजी हैं। तो 17 तो आप यूँ याद कर लेंगे, आई नो, बट आप
देखना आप उसको एक बार रीड करना, और नहीं हुआ तो मैं तो 17 की 17 एक बार में लिस्टिंग करवा ही दूंगी, आप इसकी चिंता ना करें. So question here is, which following sustainable development goal will target the water availability for all and its permanent management up to 2030. ओके, तो हमें पता है कि वाटर 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 किस में आएगा. वाटर का हमें ऐसा माइंड में जब हम याद कर रखे होंगे ना, तो हमें पता चलेगा अरे वाटर के बारे में पूछ रहा है, अरे ये तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हमें, क्योंकि हमने याद कर रखा है तो हमारे माइंड में तुरंत तो नहीं, बट इन द 3-4 सेकेंड हमें ये याद आ जाएगा कि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 की बात कर रहा है, जहाँ पे एक बात होती है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन की. ओके, सो क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन सारे अभी एक साथ, इसलिए आपको क्योंकि टाइम लगेगा, मैं अभी नहीं बता रही. जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे सारे सॉल्व हो जाएंगे, फिर एक लिस्टिंग कर लेंगे अपन, तो पूरे रट जाएंगे. ठीक है. द डिकेड ऑफ सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल इन द इनिशिएटिव ऑफ सस्टेनेबल एनर्जी का डिकेड, दशक, कौन मतलब किसका इनिशिएटिव? ऑफ कोर्स यूनाइटेड नेशन का. 2017 में पूछा गया क्वेश्चन. Which of the following is a nodal institution for the implementation of sustainable development goals? So here is the answer. What? फाइनेंस कमीशन फाइनेंस से रिलेटेड है. प्लानिंग कमीशन बंद हो चुकी. डिसइन्वेस्टमेंट कमीशन डिसइन्वेस्टमेंट करेगी. बट थिंक टैंक हमारा नीति आयोग विल बी द आंसर. नीति आयोग. ओके. वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाया जाता है? ऑल ऑफ अस नो दिस आंसर. 5 जून 1974 से को पहली बार बनाया गया था. द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, सेम क्वेश्चन. सी हाउ मेनी टाइम दिस क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड. साइलेंट स्प्रिंग, ये 2020 में ही मतलब देख रहे हैं आप, बुक्स से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं. अब साइलेंट स्प्रिंग रिलेटेड होगी, इन्वायरमेंट से रिलेटेड बुक होगी कोई, उसके बारे में पूछा है. विच सेट द टोन फॉर द एनवायरमेंटल मूवमेंट. देखिए, तो ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये थोड़े से एब्स्ट्रैक्ट क्वेश्चन होते हैं, बट डोंट वरी, जब करंट अफेयर में अपन देखेंगे या आप जो आई दृष्टि आएगी ना आपको, उसमें ये प्रॉपर ये आंसर मिलेंगे. सो डोंट वरी. रेचल कार्सन. ओके, रेचल कार्सन. मन में थोड़ा सा आप दोहराएं इस नाम को, क्योंकि थोड़ा इंडियन नेम नहीं है, तो आई नो थोड़ा सा भूलने में ज़्यादा आसानी होगी इन कम्पेयर टू याद करने में. साइलेंट स्प्रिंग रिलेटेड टू रेचल. साइलेंट स्प्रिंग रिलेटेड टू रेचल कार्सन. ओके. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर. ए कंट्रीज नेचुरल कैपिटल इंक्लूडेड ऑल ऑफ द अबव एक्सेप्ट. अब यहाँ पे हमें मान लीजिए क्वेश्चन नहीं पता, फिर भी हम इसका आंसर निकाल सकते हैं. हाउ? आपने वो रीजनिंग देखी होगी जिसमें ऑड वन आउट करना होता है. अब ऑड वन आउट तो अपने आप समझ आ जाएगा ना कि क्या अलग है तीनों चीज़ों से. 3 एक जैसे होंगे या एक कैटेगरी के होंगे, एक अलग कैटेगरी का होगा आंसर ऑप्शन. तो जो एक अलग कैटेगरी का होगा वही एक्सेप्शन होगा, वही हमारा आंसर होगा. लेट्स सी. फॉरेस्ट, ओके. वाटर, ओके. मिनरल, रोड. अब इसमें से हमें कैटेगरी तुरंत दिमाग में आएंगी कि फॉरेस्ट, वाटर एंड मिनरल, ये क्या है? दिस इज नेचुरल रिसोर्सेस. बट ये रोड तो मैन मेड है, ये तो पहले से हमें बनी बनाई नहीं मिली है ना, ये तो हम लोगों ने खुद बनाई है. सो वी गॉट द आंसर विच इज सी. अब यहाँ पे थोड़ा सा हम इसका ओके, सॉरी, नेचुरल रिसोर्सेज थोड़ा सा क्लासिफिकेशन अपने माइंड में कर लेते हैं ताकि नेक्स्ट जो क्वेश्चन आए तो हमें थोड़ा आसानी हो. एक होते इन एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज, एक होते हैं एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज. इन एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज से हमारा क्या मतलब है? जो
कभी ख़त्म नहीं होंगे। जब तक हम हैं, जब तक ये पृथ्वी है, तब तक ये नहीं ख़त्म होने वाले। दिस इज़ समथिंग दे वांट टू से। सोलर एनर्जी, हमेशा सूर्य की धूप आएगी। विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, रेनफॉल, और ये एटॉमिक एनर्जी, ये आपके कुछ हैं जो इनएग्जॉस्टिबल हैं, जो जल्दी मतलब एग्जॉस्ट नहीं होंगी। अब एग्जॉस्टिबल में क्या है? दो हैं। एग्जॉस्टिबल में दो हैं हमारे, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। अब जो नॉन रिन्यूएबल हैं उनका मतलब वो जो ख़त्म हो जाएंगे ना, तो उनको दोबारा से हम वैसा नहीं कर सकते कि चलो हम इसको फिर से फ़िल्टर करके वापस से उसको ठीक कर सके, वैसा नहीं है। वो हैं तो ख़त्म ना, नॉन रिन्यूएबल, हम इसको रिन्यू नहीं कर सकते। लेकिन फॉरेस्ट है रिन्यूएबल, पैस्चर, वाटर सिस्टम, एग्रीकल्चर सिस्टम, वाइल्ड एनिमल एंड सॉइल। बट हियर पेट्रोल, कोल, गैस ख़त्म तो ख़त्म, जिप्सम ख़त्म तो ख़त्म, मेटल ख़त्म तो ख़त्म, हम उसको रिन्यू नहीं कर सकते। ये एबायोटिक है एंड ये बायोटिक है। अब हमें देखिए, ये है रिपोर्ट, ये है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की क्या थीम थी, जो कि थी बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। बट इससे मतलब नहीं है, आपको 2023 एंड 2024 में जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे बनेंगे उनकी थीम याद करनी है। सो इस पर आप माइंड अपना बिना मतलब में फिजूल ना भरें। द मेन रोल ऑफ सोलर रेडिएशन, आप सोलर रेडिएशन का सबसे ज़्यादा रोल क्या होता है? सोलर रेडिएशन का सबसे ज़्यादा रोल होता है फोटोसिंथेसिस में। सो फोटोसिंथेसिस इज अ पार्ट ऑफ वाटर साइकिल। सो आंसर विल बी सी। नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, मतलब क्योंकि हाँ इतना बड़ा नाम ऑब्वियस हम नहीं याद रखते। व्हाट वी रिमेंबर इज, एक मिनट, व्हाट वी रिमेंबर इज नीरी, नीरी। तो नीरी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नीरी, नागपुर, है ना। एन फॉर नीरी, एन फॉर नागपुर। चलिए, when and where नीरी was established, अभी हमने पढ़ा नागपुर, बट हमें इसका थोड़ा सा डेट भी याद कर लेना चाहिए, 1958। What is the important sustainable development? D, इसका आंसर होगा डी। कैसे? सस्टेनेबल डेवलपमेंट ही पूछा है। कंजर्वेशन फॉर बायोलॉजिकल, ये आपको पता है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हमने देखा ऊपर। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल फॉर पोल्यूशन, कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन। अब जैसे ही हमने ये देखा, हमें पता चल गया कि इसका आंसर डी होगा, हमें तीसरा ऑप्शन देखने की नीड नहीं। बट स्टिल डिक्रीजिंग पॉवर्टी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा तो ऑलरेडी वी नो कि ग्रोथ होगी जीडीपी में, तो डिक्रीज होगा किसमें? पॉवर्टी में, गरीबी रेखा में, थोड़ी गरीबी में कमी थोड़ी आएगी। अब है द कॉमन कार्बन मीट्रिक सपोर्टेड बाय यूनेप, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, हैज़ बीन डेवलप्ड फॉर। ये यूपीएससी का पेपर का क्वेश्चन है, सो डोंट वरी, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड या थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लग सकता है, सो डोंट वरी। असेसिंग द कार्बन फुटप्रिंट ऑफ बिल्डिंग ऑपरेशन अराउंड द वर्ल्ड, ये थोड़े एब्स्ट्रैक्ट क्वेश्चन होते हैं जो बस आ जाते हैं, आने के बाद सारे कोचिंग सेंटर वाले अपने बुकलेट्स में रख देते हैं। आने के पहले ये सारी रिपोर्ट कोई नहीं करता, और अगर करने लगे तो 200 में से यूपीएससी में भी 150 के ऊपर कट ऑफ आने लगी, विच इज़ नॉट अकरिंग, है ना। सो डोंट वरी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्जेक्टिव ऑफ स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट? स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट एक स्कीम है अपने देश की, उसका क्या ऑब्जेक्टिव नहीं है? गुड गवर्नेंस, हमें नहीं पता, फिर भी हम सोचेंगे तो भी हमें चीज़ें निकल के आ सकती हैं। बट हियर ऑल दी आई थिंक ऑप्शंस आर वेरी कंफ्यूजिंग। लाइक गुड गवर्नेंस तो स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट का होगा पार्ट। क्लीन ग्रीन सिटी, स्मार्ट मोबिलिटी, स्टेबलाइजिंग क्वालिटी ऑफ लाइफ, ये थोड़ा सा सिटीज कम पर्सनल लाइफ में ज़्यादा फोकस कर रहा है, इसलिए आंसर विल बी सी। थोड़ा बहुत ही डिफरेंस है, क्योंकि क्वालिटी ऑफ लाइफ एट द एंड वो भी एक सोसाइटी का ही पार्ट है कि सोसाइटी में स्टेट लेवल पे जब चीज़ें स्मार्ट
सिटी अच्छी बनेगी तो क्वालिटी ऑफ स्टैंडर्ड बढ़ेगा, बट क्या बात है कि इन चारों में से ये थोड़ा सा रेयर लग रहा हमें। हम आ गए हैं अपने, हाँ, अर्थ समिट कहाँ हुई थी? हमने सबसे पहले क्वेश्चन किया था, रियो डी जेनेरियो, रियो डिक्लेरेशन भी कहते हैं इसको इसीलिए। व्हाट वाज द टाइटल ऑफ रियो 20 डिक्लेरेशन? रियो 20 डिक्लेरेशन का क्या टाइटल था? द फ्यूचर वी वांट, द फ्यूचर वी सीक, द फ्यूचर वी हैव, द फ्यूचर वी सी। देख रहे हैं आप हाउ कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट्स दीज आर। सो द फ्यूचर वी वांट, कुछ होंगे आपके या किसी के भी बस में नहीं होते कुछ क्वेश्चन, इसीलिए आपको सावधानी पूर्वक वेरी केयरफुली आपको अटेम्प्ट देने हैं। ये नहीं कि आपको बिल्कुल आइडिया नहीं, स्टिल आपने ज़्यादा अटेम्प्ट करने, इस चक्कर में आपने अटेम्प्ट कर दी। याद रखें ये भी यूपीएससी की तरह 1/3 कर रहा है, सो थोड़ा सा संभल के, नेगेटिव मार्किंग बहुत है इसमें, है ना, दिक्कत हो सकती है आपको, आपका पूरा का पूरा स्कोर नीचे आ सकता है इसकी वजह से। द फर्स्ट अर्थ समिट वॉज हेल्ड एट, कहाँ हेल्ड हुई थी? हमने अभी पढ़ा। देखिए एमपीपीएससी में पूछा गया है, ये छत्तीसगढ़ पीएससी में पूछा गया है। एक मिनट, वेयर वॉज दैट? ये उत्तराखंड पीएससी में पूछा गया। सेम क्वेश्चन को इधर इस स्टेट से उस स्टेट, उस स्टेट से इस स्टेट घुमाते रहते हैं ये लोग, है ना, हमें वही चीज़ को ध्यान में रखना है। री डिजेनेरियो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हेल्ड हुई थी किस चीज़ की? सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। ओके, व्हाट इज थिन लेयर ऑफ गैसेस अराउंड द अर्थ कॉल्ड? थिन लेयर ऑफ गैसेस, गैसेस की बात हो रही है। गैसेस मतलब गैस कहाँ होती है? गैस ना तो पानी में मिलेगी, या मतलब वाटर में, तो फिर वाटर पार्टिकल्स, हाइड्रोस्फीयर में वाटर की बात करते हैं ना, इधर पे प्लांट्स की बात करते हैं, बट आंसर इज एटमॉस्फेयर। गैस इज रिलेटेड टू, डायरेक्टली रिलेटेड टू एटमॉस्फेयर। एयर इज एन, क्या है एयर? एयर कंपाउंड नहीं है, एक एलिमेंट नहीं है, एलिमेंट तो ऑफ कोर्स नहीं है, पर कन्फ्यूजन आपको कंपाउंड और मिक्सचर में हो सकता है। फिर भी एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, ये फर्स्ट लाइन होती है जिसमें 78% नाइट्रोजन होती है, 21% ऑर्गन होती है। बट हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों को नाइट्रोजन का तो पता होता है सबसे ज़्यादा होती है, ऑक्सीजन का पता होता है सबसे ज़्यादा होती है, बट ऑक्सीजन के बाद हम लोग आई वुड से लाइक मोस्टली पीपल व्हाट दे लर्न इज कार्बन को ले आते हैं यहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड, विच इज़ रॉन्ग। नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बाद आर्गन आती है, आफ्टर दैट कार्बन डाइऑक्साइड आती है। सो आपको ये ध्यान में रखना है। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन आपने अभी पढ़ा 78%, ये डी आंसर। अब थोड़ा सा इसको याद कर लें, ऑक्सीजन का 20.95 मतलब 21%, आर्गन का 9.93%, फिर है कार्बन डाइऑक्साइड। अब आपको इतनों का तो परसेंटेज याद रखना पड़ेगा, सॉरी टू से, बट आपको याद करना पड़ेगा। यहाँ पे इनका परसेंटेज नहीं भी याद रखें तो कोई इशू नहीं है, बट इनके नाम ज़रूर याद रखें, नियॉन, हीलियम, क्रिप्टॉन, जिनॉन, ऑक्सीजन। देखिए इसमें बस एन नहीं है लास्ट में, बाकी सारे में नियॉन, हीलियम, क्रिप्टॉन, जिनॉन, हाइड्रोजन, सब में एन है, तो वैसा थोड़ा सा आप याद रख सकते हैं। तीन सबको ये याद रखना कि ये सारी गैसेस हैं, नियॉन, नियॉन, हीलियम, क्रिप्टॉन, जिनॉन, हाइड्रोजन। अब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का पूछ रहे हैं, जैसा मैंने कहा कि आपको याद रखनी है, आप याद रखते तो आपने ये याद रखा 0.03%, 0.03% देखा, आगे बढ़ गए हम। विच ऑफ द फॉलोइंग नोबल गैस इज नॉट प्रेजेंट इन द एयर? अभी आपने पढ़ा, हीलियम तो आपने पढ़ा, ऑर्गन जिनॉन तो आपने पढ़ा, पर रेडॉन कहाँ से आ गई? दो इसमें एन है लास्ट में, बट इसका मतलब ये तो नहीं कि होगी। देखिए नहीं, ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए है कि जिनॉन, क्रिप्टॉन, तो रेडॉन भी बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज होकर लगा देगा आंसर, बट आपको थोड़ा यहाँ पे केयरफुल रहना। इन द एटमॉस्फेयर द हाईएस्ट परसेंटेज इज ऑफ, सीधी बात, नो बकवास, आगे बढ़े। द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ गैस इन द एयर इज नाइट्रोजन। इफ ऑल द प्लांट्स एंड ट्रीज वैनिश फ्रॉम द अर्थ, द गैस विच विल डिक्रीज इज ऑक्सीजन। फिर से आप इस क्वेश्चन को ध्यान दें, इफ ऑल द प्लांट्स एंड ट्रीज वैनिश फ्रॉम द अर्थ, मतलब सारे प्लांट पौधे सब गायब ही हो जाए दुनिया से, तो किस गैस में कमी आएगी?
सबसे पहले तो ऑक्सीजन, क्योंकि हमें ऑक्सीजन कौन देता है? पेड़ पौधे देते हैं, तभी कहते हैं पेड़ लगाओ। लाइक हमेशा हमें एनवायरनमेंट डे पे कहते हैं, बट हमेशा हमें लगाना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द ट्री? अब हमें देखना है एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, हमें पता है वो ऑक्सीजन देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। ऑब्जॉर्प्शन ऑफ नॉइज़, मोस्टली आपने देखा होगा पोल्यूशन को कम करने के लिए आप किसी बड़े शहर में जाएंगे तो जो डुअल लाइन होती हैं, 2 साइड लाइन्स होती हैं, रोडें होती हैं, रोड्स पे बीच में एक डिवाइडर होता है। तो आप जब एमपी में इंदौर, भोपाल ऐसी कहीं सिटी या थोड़ा सा जाएं तो यू विल नोटिस कि वहाँ पे ना थोड़ा डिवाइडर में बहुत ग्रीनरी या प्लांट्स लगाए होते हैं, लाइक लस ग्रीन होता है वहाँ पे। वो इसलिए लगाते हैं कि ताकि जो पोल्यूशन हो, नॉइज़ पोल्यूशन से वो एब्जॉर्ब हो जाए, तो वो एयर में ज़्यादा वो नहीं हो सके। अब ये रिलीजिंग ऑक्सीजन करते हैं, हमें पता है, एब्जॉर्ब करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड तो करेंगे ही, बट एयर पोल्यूशन नहीं करते हैं, ये फंक्शन ही नहीं है। पोल्यूशन करेंगे क्या? वो तो पोल्यूशन कम करते हैं, है ना? तो ये गलत है। अब ये क्वेश्चन है अपना, विच ऑफ द एबव ऐड कार्बन डाइऑक्साइड टू द कार्बन साइकिल ऑन द अर्थ? अब कार्बन साइकिल आप आगे चल के पढ़ेंगे कि कार्बन जो पेड़ पौधों से, हमसे, रेस्पिरेशन से सब निकलता है, फिर एटमॉस्फेयर में जाता है, फिर वो सब प्लांट के थ्रू फिर आता है वापस, तो एक साइकिल क्रिएट होती है। ये सारी चीज़ें इनमें से कौन नहीं है उसका पार्ट? तो कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन साइकिल। विच ऑफ द एबव ऐड करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड किस में? कार्बन साइकिल में। फोटोसिंथेसिस करता है कि नहीं करता है? रेस्पिरेशन फॉर श्योर करता है। डिके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर करता है, और डिके करने के बाद वॉल्केनिक इरप्शन भी करता है। बट फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड ऐड नहीं करता है, वो फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जॉर्ब करता है। आंसर विल बी 2, 3, 4. Which of the following does not add carbon dioxide to carbon cycle on the earth? Same question in a different style. मैं डिफरेंट स्टाइल भी नहीं बोलूँगी, सेम वर्डिंग है इस क्वेश्चन की। ये 2012 में पूछा गया है, एंड ये 2014 में पूछा गया है, 2011 में पूछा गया। देख रहे हैं आप, लाइक 2 बार रिपीट हुआ सेम क्वेश्चन यूपीपीएससी में, सॉरी यूपीएससी में, और उसी का सेम क्वेश्चन यूपीपीएससी में कर दिया गया। बट देखने वाली बात ये, पहले यूपीपीएससी में पूछा गया है, आप सॉरी यूपीएससी में, फिर एक बार यूपीपीएससी, फिर ऐसे ही नकल हो रही है इधर उधर। द कॉन्सेप्ट ऑफ वीदरिंग रिलेटेड टू, वीदरिंग क्या होती है? आप ने जैसे हिंदी में अगर कहें तो अपघटन प्रक्रिया, अपक्षय होता है, आई थिंक, हाँ अपक्षय होता है वीदरिंग। तो डिपोजिशन तो नहीं है, सॉरी। चेंज इन वेदर कंडीशन, नेचुरल प्रोसेस लीडिंग डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स, उनका टूटना अपने आप में, जैसे एक चट्टान है उसकी वीदरिंग होगी तो बिल्कुल छोटे छोटे कणों में टूट गया तो डिकम्पोज हो गया, वो होगा वीदरिंग, सॉरी। हेडक्वार्टर ऑफ WMO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसको आप रट लीजिए स्टार मार्किंग के साथ, जिनेवा। ओके, यू गॉट दिस। WMO का फाउंड हुआ था 1873, ठीक। UNEP का मुख्यालय कहाँ पे है, हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नैरोबी में। ये भी स्टार मार्किंग क्वेश्चन है, सो इसे आप स्टार लगा लें, है ना। फिर उसके बाद ये इस्टेब्लिश तो आपने पहले पढ़ा, 1972 में हुआ। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ द UNEP? अभी आपने पढ़ा, नैरोबी। ओके। वेयर वॉज द 4th सेशन ऑफ एनवायरमेंट असेंबली हैड रिसेंटली? ये 2019 का करंट अफेयर, सो नो नीड टू रीड इट। व्हाट इज़ द EPA? EPA का मतलब एनवायरमेंट पोल्यूशन एजेंसी, एनवायरमेंट प्रोहिबिशन एजेंसी या एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी? एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी। ओके, हियर इज द आंसर, सी।
In which of the following institute the environmental information system, ENVIS Center on Pollution and Environment is located? ENVIS कहाँ पे located है? ENVIS is located in IIPS मुंबई। ये थोड़ा विचित्र क्वेश्चन है क्योंकि ये ज़्यादा मेन सोर्स में नहीं दिया होता। सो IIPS मुंबई, NEA. So let's wrap up this session because we have already done with the 50 question of the environment and ecology. In next session we'll also do 50. ऐसे 50-50 करते हुए I think हमें जितने भी नंबर ऑफ सेशन लेने पड़े विल डू। और इस पूरी सीरीज में हम इन्वायरमेंट को जल्दी से जल्दी PYQs उसके ख़त्म करते हैं। देन आफ्टर फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट 5-6 घटना चक्र हैं, सबको कंप्लीट करेंगे। आफ्टर दैट व्हेन विल बी डन विथ ऑल दिस घटना चक्र, आई विल ट्राई टू कवर एंटायर ईयर्स current affair and miscellaneous stuff. I am making all the notes for you guys, so we'll do that. And after that I hope कि आपको कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मेरी तरफ से हेल्प हो रही हो। So see you guys again. Thank you so much.